हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो क्लास है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास। और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसे आप फिलअप भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहती है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम में हमें, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं दिया होता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तो क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक आंसर होता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में और वन वर्ड में आंसर नहीं रहते हैं। ये हमें ज़्यादा परेशान करता है। तो इसका हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो आंसर अगर हो सकता है हमें याद आ जाए तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए जुड़ जाइए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन मैंने इससे पहले की क्लास में अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट अलग से है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, क्लास 12 कॉमर्स के लिए। वहां से आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से यूट्यूब पर। आज 21 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो क्वेश्चंस को रीड करना है आपको सभी। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म who share profit and loss in the ratio of 5:2:1। 3 पार्टनर है ए बी सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:2:1। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज 5:2। 3 पार्टनर है, 5 ए बी सी, और इनका जो रेशियो है वो 5:2:1 है। ठीक है, अब सी फर्म से रिटायर हुआ और सी के रिटायर होने के बाद जो नया रेशियो है, बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स रहेंगे उनका रेशियो जो है वो 5:2 है। देन द गेनिंग रेशियो विल बी। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सी जो रिटायर हो रहा है ना, वो अपना शेयर अलग से परसेंटेज में लेकर नहीं दे रहा। मतलब जो अपना सी का जो शेयर था वो अपना शेयर किसी परसेंटेज में ए और बी को देकर नहीं जा रहा। जैसे बोलते हैं ना कि सी गया, सी रिटायर हुआ और उस ए और बी ने उसका शेयर इस रेशियो में ले लिया। तो ऐसा जब कुछ ना दिया हो तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे 5:2:1 है, बहुत सरल तरीका है कि ए बी और सी ये 3 पार्टनर है। अब इसमें से कौन रिटायर हो गया? सी। सी रिटायर हुआ मतलब सी गया, ए और बी बचे, तो क्या रेशियो बचा इनका? 5:2 बचा। ये सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। जब सी अपना शेयर दूसरे पार्टनर्स को देकर नहीं जा रहा। कैसा नहीं जा रहा? मतलब अपना शेयर कुछ परसेंटेज में देके नहीं जा रहा। जैसे क्वेश्चन आता है, एक आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हुआ और ए और बी ने उसका शेयर इस रेशियो में ले लिया। जैसे ए ने इसका शेयर इस रेशियो में ले लिया, बी ने शेयर, तो फिर हम उसके लिए अलग से रेशियो निकालते हैं। लेकिन इसमें सिंपल सा है कि एक तो ओल्ड रेशियो दिया है और एक न्यू रेशियो दिया है। अब हमें गैनिंग रेशियो निकालना है। तो एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको कि 5:2, एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका सिंपल फ्री वही है कि आप गैनिंग रेशियो निकालो। तो गैनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे आप एग्जाम में? ए बी सी, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 5:2:1 है। मीन्स तीनों को ऐड कर दो, 5/8, 2/8 एंड 1/8। ठीक है। न्यू रेशियो, सी पार्टनर गया, सी के जाने के बाद ए और बी का जो रेशियो हो गया 5:2 हो गया। तो 5:2 मीन्स क्या हो गया? 5/7, 2/7। ठीक है, सिंपल एक तरीका फ्री है। अब ए का निकालते हैं हम। तो गैनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है 5/7 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 7 8 जा 56, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 8 जा 40, 7 5 जा 35, कितना आ गया? 5/56। किसका आ गया? ए का। बी का निकाल दें। बी का न्यू रेशियो है 2/7, ओल्ड रेशियो बी का है 2/8। 7 8 जा 56, 8 2 जा 16 एंड 7 2 जा 14, कितना आ गया? 2/56। ठीक है, नीचे 56 है तो उनका रेशियो इक्वल माना जाएगा। दैट मीन्स 5:2। ठीक है, तो जो गैनिंग रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 5:2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा? 5:2, 5:2। ठीक है, दो तरीके बता दिए मैंने इसमें। या तो आप गैनिंग रेशियो निकाल लें डायरेक्ट, या आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि 5:1 है, सी जा रहा है, सी के जाने के बाद ए और बी का कितना बचेगा? 5:2 बचेगा। ये दोनों तरीके, दोनों सही है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको क्लीन कर देता हूँ, इसको चाहे तो आप नोट कर लेना। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा? 5:2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22।
लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू ब्लैंक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस किया किसका जाता है, पहले तो ये याद रखें। अब लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है पार्टनर्स का। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, या तो उस टाइम अगर उसका वैल्यू मिल गया हो, या सरेंडर वैल्यू मिल गया हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो जो भी अमाउंट होगा लाइफ इंश्योरेंस का, वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा यहाँ पर, पार्टनर्स। यहाँ क्या जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आंसर मैंने दिए हुए हैं साइड में, तो लिखने की जरूरत है नहीं है वैसे, लेकिन अब चाहे तो मैं लिख देता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो लाइफ LIC होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड होता है, सो LIC नहीं, लाइफ इंश्योरेंस फंड, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट, joint life insurance policy is shown in the balance sheet when expenses made on policy is treated as blank expenses। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो अगर दिखाया गया या दिखाया जाना चाहिए, तो फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो किस टाइप के एक्सपेंस किए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। क्योंकि बैलेंस शीट में अगर आप दिखा रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, दैट मीन्स उस पर जो प्रीमियम पे किया हुआ एक्सपेंस है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज शोन इन द बैलेंस शीट when expenses made on policy is treated as capital expenses। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, कैपिटल एक्सपेंसेस। ये जो इस पे जो एक्सपेंसेस किए जाएंगे, अगर ये बैलेंस शीट में दिखाई जा रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 से, चलिए 24 से स्टार्ट करते हैं। इसको यहां ले लेते हैं। देखिए, गैनिंग रेशियो इक्वल, अभी इससे पहले हमने 21 वाले में गैनिंग रेशियो लगाया था। सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गैनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आंसर क्या कहलाएगा हमारा, 24 का ओल्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट 25, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक लाइबिलिटीज आर पेड। देखिए, जब भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है, तो जो पैसा पहले मिलता है एसेट से, वो किसको दिया जाता है। तो पहले सिंपल सी चीजें हमें याद रखना है कि पार्टनर्स को सबसे आखिरी मिलेगा सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, या जिसे थर्ड पार्टी बोलते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटी। जो बाहरी लोग हैं जिनको हमें पैसा देना है, पहले उनको चुकाया जाएगा। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो फिर पार्टनर्स को मिलेगा। तो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर पेड। ठीक है, या तो आप थर्ड, इसमें लिखा हुआ थर्ड पार्टी, या तो थर्ड पार्टी लिखें, या एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी। ठीक है, उनको पहले पे किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजर्व एंड फंड्स आर ट्रांसफर्ड ब्लैंक अकाउंट। देखिए, डिसोल्यूशन के टाइम में ये रिजर्व जो होते हैं, जनरल रिजर्व वगैरह ये फंड होते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं, सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में आता है नहीं है, कहाँ जाते हैं ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो डिसोल्यूशन पर, फर्म के डिसोल्यूशन पर जो रिजर्व फंड होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए काइंड ऑफ ब्लैंक अकाउंट। रियलाइजेशन किस तरह का अकाउंट है, तो याद है आपको, नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये तो आपको याद रखना रहेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा नॉमिनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, ठीक है, इनके सभी क्वेश्चंस आप समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए तो आंसर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जैसे द 28, द असेट्स आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट 8 ब्लैंक वैल्यू। देखिए, हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा हुआ है। ठीक, हम जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले डेबिट में असेट्स लिखी जाती हैं, और वो असेट्स कहाँ से लिखते हैं हम, बैलेंस शीट से। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी होती है वही लिखते हैं। तो अगर हमने क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं तो ये सब हमें बहुत इजी लग रहा होगा कि जनरली हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं वो बुक वैल्यू पर करते हैं। तो द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट एट किस वैल्यू पर आएगा, बुक वैल्यू पर। ठीक ना, बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट 29, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैन ट्रांजैक्ट देयर ऑन ब्लैंक। आप ही बता देंगे सिंपल सा कि फर्म के डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स अगर चाहें तो अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स कैन ट्रांजिट देयर ऑन इंडिपेंडेंट बिजनेस, या सिर्फ आप बिजनेस भी लिख सकते हैं इसमें, या इंडिपेंडेंट बिजनेस लिखना हो तो सिर्फ बिजनेस भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है तो पार्टनर्स चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट। नेक्स्ट 30, एज पर सेबी, सेबी का फुल फॉर्म आ सकता है, सिंपल है, याद है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आए तो वैसे जरूरी आता नहीं है। एज पर सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन ब्लैंक % ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने इशू शेयर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रखना होता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए। सिंपल है, हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो तब तक वो अपने शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर से भी कितना है, 90% है। तो इसका आंसर हमारा क्या कहलाएगा, 90%, ठीक है ना, परसेंट तो इसमें लगा हुआ है तो सिर्फ 90 लिख देना। चलिए नेक्स्ट 31, द अमाउंट डिमांडेड ऑन कॉल्स शुड नॉट बी मोर देन ब्लैंक ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जो कॉल का पैसा कंपनी द्वारा मांगा जाता है वो शेयर की नॉमिनल वैल्यू का कितने ज़्यादा से नहीं होना चाहिए, तो सिंपल है 25%, मतलब 1/4। जो भी शेयर की फेस वैल्यू है तो उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट डिमांडेड ऑन कॉल्स शुड नॉट बी मोर देन 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, नॉमिनल वैल्यू का 1/4, ठीक है। 31 का यहाँ जाएगा 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं 32, ये ठीक है, 32 से इसको यहाँ ले लेते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ कॉल्स एट लीस्ट ब्लैंक डेज प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। कॉल का पेमेंट के लिए, कॉल के पेमेंट के लिए कम से कम कितने दिन का टाइम होना चाहिए, तो 14 दिन का है, सिंपल सा है, 14 डेज का टाइम होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 14। फॉर पेमेंट ऑफ कॉल्स एटलीस्ट 14 डेज प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन, मतलब 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है अगर आप कॉल का पैसा मांग, कोई भी कंपनी अगर कॉल का पैसा अपने शेयर होल्डर से मांग रही है तो 14 दिन पहले उसको इंफॉर्मेशन देना रहेगा, ठीक है। सिंपल, ये चीजें याद रखते चलो आप कि कितने दिन पहले, कितना % सब्सक्रिप्शन, रिजर्व फंड को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस फंड को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस फंड बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो उसका एक्सपेंसेस कैपिटल माना जा रहा है या नहीं, ये चीजें याद रखिए आप दिमाग में, एग्जाम में जल्दी याद आ जाएंगी। नेक्स्ट 33, तो इसका आंसर 14 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ब्लैंक नेचर ऑफ प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम किस तरह का प्रॉफिट है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है तो उसे प्रीमियम बोला जाता है। तो वो जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। शेयर बार बार इशू नहीं किया जा रहा है, रेवेन्यू नेचर के नहीं है ये कि हर दिन कंपनी शेयर इशू कर रही है, हर महीने इशू कर रही है, ये कैपिटल नेचर के हैं। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो प्रॉफिट रहेगा वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल, कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारा, कैपिटल। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट। शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है उसका जो बैलेंस बचता है, अगर डिस्काउंट कंपनी दे रही है रीइश्यू पर, जब भी कंपनी रीइश्यू करती है उसमें डिस्काउंट देती है तो डिस्काउंट कहाँ से दिया जाता है, शेयर फॉरफीचर से। तो शेयर फॉरफीचर में डिस्काउंट देने के बाद अगर कोई बैलेंस बचता है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, करे हैं कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे हमने, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्या जनरल एंट्री होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमारा आंसर क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक। नेक्स्ट 35, कंपनी इज एन
ब्लैंक क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे बनाया है कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा, ठीक है ना। क्यों कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया है कि कंपनी अपने नाम से किसी पर भी केस कर सकती है, मुकदमा दायर कर सकती है, और कोई अदर पर्सन भी कंपनी पर उसके नाम से केस कर सकता है। कंपनी की कॉमन सील होती है जिसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका जो एंटिटी है, अस्तित्व जिसे बोलते हैं, वो उसके शेयर होल्डर से अलग है। कंपनी का अस्तित्व अलग है और उसके शेयर होल्डरों का अस्तित्व अलग है, ठीक है ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसे कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नेक्स्ट 36 द परचेस ऑफ डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट शुड बी ऑथराइज्ड इन ब्लैंक। कंपनी के डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदा जा सकता है अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसकी परमिशन हो। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके रूल्स अगर दिए हुए हैं तो कंपनी के डिवेंचर को हम ओपन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो द परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट शुड बी, कोई भी कंपनी ओपन मार्केट से डिवेंचर परचेस कर सकती है, कोई भी पर्सन कर सकता है अगर इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसकी परमिशन देता है। तो इसका आंसर कहलाएगा हमें ऑथराइज्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट 37 डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द ब्लैंक ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर को कंपनी में किस में राइट नहीं होता? एक तो वोटिंग राइट नहीं होता, कंपनी डिवेंचर होल्डर कंपनी में वोटिंग नहीं दे, वोट नहीं डाल सकते। दूसरा, मैनेजमेंट का कोई राइट नहीं होता। कंपनी में डिवेंचर होल्डर एक क्रेडिटर्स के हैं, क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी के ओनर्स नहीं है, ओनली ये क्रेडिटर्स हैं। इनको वोटिंग राइट भी नहीं है और मैनेजमेंट में पार्ट लेने का राइट भी नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट या वोटिंग ऑफ कंपनी, ठीक है ना। दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, वोटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट डिवेंचर इज ए रिटर्न ब्लैंक डेब्ट। डिवेंचर क्या है? एक लिखित स्वीकृति है, हिंदी में बोलते हैं ना लिखित स्वीकृति, क्योंकि डिवेंचर एक रसीद के टाइप क्या है, डिवेंचर का एक सर्टिफिकेट टाइप का है जिसे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं कि हाँ ये एक डिवेंचर कंपनी ने आपको दिया हुआ है। तो डिवेंचर इज ए रिटर्न, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तो है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डेब्ट। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकृति पर, स्वीकृति टाइप का एक वो है। तो जिसे हम बोलते हैं ना कि हमने कंपनी से कोई किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे तो कंपनी हमें क्या दे रही है, एक सर्टिफिकेट टाइप का दे रही है कि ये कंपनी एक रसीद के रूप में दे रही है कि हाँ आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर हैं जिस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो डिवेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डेब्ट, ठीक। नेक्स्ट 39 डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट इंटरफेयर इन ब्लैंक ऑफ कंपनी। अभी हम बात कर रहे थे कि डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के किन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आंसर क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के डिवेंचर होल्डर कंपनी के मैनेजमेंट में भाग नहीं ले सकते, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो डिवेंचर होल्डर डू नॉट इंटरफेयर इन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40, इसको यहां ले लेते हैं। चलिए द 40 से द डिवेंचर्स विच कैन बी चेंज इनटू शेयर आर कॉल्ड ब्लैंक डिवेंचर। डिवेंचर को हम शेयर्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा डिवेंचर कहलाएंगे, कन्वर्टिबल डिवेंचर कहलाएंगे। कोई भी डिवेंचर अगर शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सा डिवेंचर कहलाएगा, कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा, कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कन्वर्टिबल। तो द डिवेंचर विच कैन बी चेंज मतलब कंपनी के डिवेंचर जो है अगर उन्हें शेयर्स में बदला जाता है तो वो कहलाएंगे कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है। नेक्स्ट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ब्लैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए क्या बनाते हैं, याद है, सिंपल सी चीज है, कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जिससे आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको क्या बनाना रहेगा, बैलेंस शीट आप बना सकते हैं, ठीक। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी शो अंडर ब्लैंक हेडिंग इन P&L अकाउंट।
अब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के सेल से जो रेवेन्यू आएगा उसे कहाँ किस हेडिंग में शो P&L की किस हेडिंग में शो किया जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ गुड्स किस में आता है, ऑपरेशन एक्टिविटी में आता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी कहलाती है। तो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट विच विल बी शो अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेडिंग इन P&L अकाउंट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही हम क्या लिखते हैं, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी शोन इन ब्लैंक हेड। इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट जो है वो क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो जैसे डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी शोन इन ब्लैंक फाइनेंशियल कॉस्ट हेड, फाइनेंशियल एक्टिविटी के हेड में आता है। ठीक है, आज की क्लास आज की क्लास हमारी यहीं तक है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है। तो आज की क्लास हमारी 43 तक है। आज हमने 21 से लेके 43 तक के फिल्म पढ़े हैं। तो आप इनको रिवाइज करते रहें, ये वीडियो जो है वो बार बार देखते रहें, जिससे कि आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी। आपको ना तो बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कॉपी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ना किसी तरह की गाइड उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी पूरा नोट्स हैं आपके पास में, ठीक है ना। हम क्लास 12 कॉमर्स के लिए भी और क्लास 11 कॉमर्स के लिए भी डेली वीडियो अपलोड करते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल पूरे क्वेश्चंस, पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट, पूरी थ्योरी पार्टनरशिप से लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट तक की पूरी थ्योरी मिल जाएगी आपको, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी डेली क्लास चल रही है। तो आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जिनने भी ऑफलाइन कोचिंग ना ली हो, ऑफलाइन क्लास ना ली हो, ऐसे स्टूडेंट हो जिनने कहीं पर भी स्टडी नहीं की हो, तो वो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और आप भी रिवाइज कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम आपके आ रहे हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।